हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा जो सेशन है वो बेस्ड रहेगा सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के ऊपर। इसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मोस्टली जो आपके क्वेश्चन लिए गए वो सारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आपको सीटेट के यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो एमपीपी भी है उसकी वेबसाइट से जो प्रीवियस एग्जाम हुई है हमारी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, वहाँ से इन सारे क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा हाई देखने को यहाँ पर मिल सकता है, तो बिल्कुल लास्ट तक आप सारे क्वेश्चंस को देखना और एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है। सबसे पहले, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल होता है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संरचनात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना, या फिर न तो संरचनात्मक और न ही संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। अब ये जो सतत व व्यापक मूल्यांकन होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है, हम लोग देखते हैं कि CCE का एक पार्ट होता है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, संरचनात्मक और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर क्या था, विविध प्रकार की रणनीतियों, अलग अलग स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए, उनका यूज करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। अब दो चीजें हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, दूसरा हमारा आता है समेटिव असेसमेंट। जो सेशन के बीच बीच में किया जाता है उसे हम लोग संरचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल सकते हैं, और जो एट द लास्ट ऑफ द सेशन किया जाता है जहां पर बच्चों को ग्रेड दी जाती है, रैंक दी जाती है, उनका स्कोर चेक किया जाता है, एक फाइनल रिजल्ट बनता है, दैट्स कॉल्ड संकल्पनात्मक आकलन। तो सतत व समग्र मूल्यांकन में ये दोनों चीजें सम्मिलित होती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, अच्छे से इसको देखिएगा फिर इसका आंसर करिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा एक तरीके से हम लोग जो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले परिभाषा देखते हैं, वो डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है और ये पूछा गया है कि ये परिभाषा किसकी है। आप चाहें तो कुछ समय ले सकते हैं। यदि आपको थोड़ा समय लग रहा है सोचने में तो आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं और फिर आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका आंसर होगा सामाजिकरण करना। एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर बच्चे अपनी आदतों, उनकी हैबिट्स जो होती है, उनके अंदर जो कौशल होते हैं, उनके जो मूल्य होते हैं, ठीक है, मॉरल वैल्यूज जो होती है, और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को विकसित करते हैं और उन्हें एक समाज का जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक एक्टिव पर्सन बनाते हैं। इस प्रकार की एक्टिविटी को कहा जाता है, या फिर ये जो चीज़ बच्चों के अंदर होती है, इन सभी गुणों का विकास हो जाना, ये चीज़ सोशलाइजेशन या फिर सामाजिकरण कहलाती है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समावेशन होना, एक तरीके से उसके अंदर नई चीजों का ऐड हो जाना, जुड़ जाना, दैट्स कॉल्ड समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा बड़ा है, ऑप्शन भी इसके बड़े हैं, आप चाहे तो थोड़ा समय ले सकते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस चीज़ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है, और बहुत सारी बार रहता है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 स्टेटमेंट सही होंगे और एक जो रॉन्ग स्टेटमेंट रहता है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। अभी हमसे पूछा गया है कौन सा चीज सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। या फिर ऑप्शन डी है, मानव विकास न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। क्या स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही लग रहा है, कौन सी चीज यहाँ पर सही होगी। देखिए, इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हो सकता है सकारात्मक रूप से करते हो सकता है नकारात्मक रूप से करते हो, लेकिन इन दोनों चीज़ों का, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण का मानव के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते। अब दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों गलत हुआ ये भी आप देख लो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र गुण आनुवंशिकता है। क्या सारे गुण बच्चों के अंदर हेरिडिटी से आ जाते हैं? क्या आसपास का वातावरण उनको बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है क्या? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूछा है एकमात्र कारण है, जो कि गलत है। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, तो ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि सिर्फ वातावरण नहीं करता है। कुछ गुण आनुवंशिकता के होते हैं और कुछ गुण वातावरण के होते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट अकेले गलत है। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। ओके, चलो आगे बढ़ते। एक प्रगतिशील शिक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा, एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है? शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से यानी कि एक पैसिव लर्नर के रूप में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। हमसे पूछा गया था प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव जो क्लास होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाली क्लास होती है, बच्चा वहाँ पर प्रगतिशील कक्षा में किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करता है? तो किस तरीके से करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना खुद से एक क्रिएटिव लर्नर के रूप में बच्चा प्रगतिशील कक्षा के अंदर पार्टिसिपेट करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणाम रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार के सरोकार जो भी इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए बच्चों के सामने, उसको अनदेखा कर दे और विभिन्न सामाजिक वर्ग के विद्यार्थियों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करवा दे, या फिर विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की उस बच्चे को सलाह देनी चाहिए कि तुम पढ़ाई मत करो, तुम किसी अन्य सेक्टर में चले जाओ। कुछ इस तरीके से बच्चों को कुछ इस तरीके से फील करवाया जा रहा है कि वो निम्न वर्ग के हैं। कुछ आप ऐसा कंसीडर कर लो, क्वेश्चन से ये चीज़ समझ आ रही है कि एक रूढ़िवादिता वाली फीलिंग आ रही है, रूढ़िवादिता वाली चीज़ यहाँ पर हो रही है। टीचर ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि जब हमारी जो पोस्टिंग होती है, जैसे कि हम लोगों ने टीचर्स का एग्ज़ाम दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हमें भी नहीं पता पोस्टिंग कहाँ पर और किस एरिया में होगी, कैसा माहौल होगा, कैसा एनवायरनमेंट वहाँ पर हमको मिलेगा। तो कैसी भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ पर इस प्रकार के एरियाज़ हो जहाँ पर इस तरीके के जो वर्ग वाला जो भेदभाव होता है वो चीज़ की जाती हो, तो वो सिचुएशन आप कैसे हैंडल करोगे? तो आप उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो। उनको बता सकते हो कि ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जात पात कुछ ना देखते हुए इतनी तरक्की करी है, पूरा देश उनका लोहा मानता है। कुछ इस प्रकार से आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, अभिप्रेरित कर सकते हो। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखते हैं। अशक्त अधिगमकर्ता के प्रति दया सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत, मतलब हम कैटेगराइज कर दे कि ये बच्चे इस कैटेगरी के हैं। हम लोग कैसी सिचुएशन समावेशी कक्षा के अंदर हैंडल कर सकते हैं? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? कि यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और शक्ति के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ना हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, ना उन्हें सहानुभूति दे सकते हैं। इससे उनको ऐसी फीलिंग आएगी कि मतलब लोग मुझ पे एहसान कर रहे हैं। ऐसी वाली फीलिंग आती है जब हम बच्चों के प्रति दया भाव प्रदर्शित करते कि तुम में ये विकृति है तो तुमको ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें करना, बच्चों के अंदर खुद को नॉर्मल से अलग प्रदर्शित करना है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया है। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना, तो दूसरे बच्चों का क्या होगा? ठीक है, जिनका IQ कम है या जो प्रतिभाशाली नहीं है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे, फिर उन बच्चों का क्या होगा? तो केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना गलत है। 1, 3 एंड 4 गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हर एक बच्चा अपनी योग्यता, उसके अंदर जो क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो सीखेगा। चाहे वो एजुकेशन में वीक हो तो वो अदर एक्टिविटी में स्ट्रांग हो सकता है। कोई बच्चा अदर एक्टिविटी में स्ट्रांग होगा तो हो सकता है वो एजुकेशन में वीक हो। तो हर एक बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार सीखता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी
कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। अब आपसे पूछा गया है कि ये सारे जो संकेत आप देख पा रहे हो ये किसके सूचक है। ये सारी विकृति आपको बच्चे में दिख रही है, तो ये बच्चा किस विकृति से पीड़ित हो सकता है या उसके अंदर कुछ अलग चीज़ होगी जो आपको बतानी है। मानसिक क्षति है उसको, एक स्वलीन विद्यार्थी के रूप में आप उसे कंसीडर करेंगे, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के रूप में आप उसे कंसीडर करेंगे, या फिर अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के रूप में आप उसे कंसीडर करेंगे। तो ऐसा बच्चा जो होता है अधिगम अशक्तता यानी कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी, एक सीखने में, एक पढ़ने में, चीज़ों को लर्न करने में जो समस्या आती है उससे पीड़ित होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के रूप में आप उसे कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 1 साधन साध्य विश्लेषण यानी कि समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित कर देना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता यानी कि एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, या फिर प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम तक सीमित रहना। तो हमें समझ आ रहा है कि जब हम लोग किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं एक प्रभावशाली इफेक्टिव मैनर में, तो हम लोगों को क्या करना होता है, उस समस्या को सॉल्व करने के कम से कम 3 से 4 तरीके होना चाहिए। यदि हमारा एक तरीका फेल हो जाता है तो दूसरा तरीका सडन हमारा वर्क करे। तो एक ही आयाम को विकसित करना गलत है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोचना गलत है, और एक ही वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना वो चीज़ भी गलत है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तो वो तो वैसे ही पढ़ते से ही पता चल गया था कि गलत होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधन साध्य विश्लेषण यानी कि समस्या को अनेक उपलक्ष्यों, अनेक भागों में डिवाइड करके उसको समाधान, उसको सॉल्व करने का ट्राई करना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है? जिन्हें एक्स्ट्रा अधिगमकर्ता, जो विशेष योग्यता जो वर्ग होता है जिसमें गिफ्टेड बच्चे आते हैं, डिसेबल बच्चे आते हैं, मेंटली डिसेबल बच्चे, तो उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकते हैं या किस प्रकार से उनको संबोधित कर सकता है? तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम में सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। नेक्स्ट है हमारे पास आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना एवं अभ्यास में रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, या फिर अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना और उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? समावेशी कक्षा में जो विशेष योग्यता वाले वर्ग हैं आप उन्हें किस प्रकार से संबोधित करोगे, किस प्रकार से मैनेज करोगे, इसी कक्षा को कैसे हैंडल करोगे? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक विद्यार्थी के विशिष्ट जो अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। मतलब हम कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये चीज़ करना। दूसरा गलत क्यों हुआ? पेपर पेंसिल टेस्ट की बात हो रही है जो कि ठीक नहीं है। रटने पर बल देना गलत है। एक रूप तरीके, सिर्फ एक रूप से ही एक ही तरीका अपनाना हर एक बच्चों के लिए, दैट्स रॉन्ग। और अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना पढ़ने से ही पता चल रहा था कि गलत होगा, तो दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको 5 मार्क्स जो है अकेले समावेशी शिक्षा देकर आएगी, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा से आपके 2 क्वेश्चन आप मानकर चलो किसी तरीके से कंडीशनल बनेंगे, जहाँ पर सिर्फ आपको कंडीशन पूछी जाएगी कि समावेशी शिक्षा में ऐसी विकृति अगर ये कुछ चीज़ें हैं तो आप बच्चों को या कक्षा को कैसे मैनेज करोगे, कैसे संबोधित करोगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप मानकर चलो कि ऐसे कुछ बन जाएंगे। अब बचे 3 क्वेश्चन, तो 1 से 2 क्वेश्चन अपन मान सकते हैं कि जो विकृतियाँ होती है जैसे कि हमारी डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिमेंशिया, ये सारी विकृति जो बच्चों के अंदर आती है, क्योंकि इस प्रकार के विकृति वाले बच्चों को हम लोग क्लास में मैनेज करते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। तो 2 क्वेश्चन वहाँ से मानकर चलो, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अप्रोक्स यहाँ से बन गए। 1 क्वेश्चन और आपका कुछ यहाँ से बन सकता है, जो बोल सकते हैं कि जीके जो होता है हमारा, जैसे कि समावेशी शिक्षा की जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है, सबसे पहले समावेशी शिक्षा में कौन सा सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था,
कौन भाग लिया था, ये जो कांस्टेंट वाला जो जीके है, स्टैटिक जीके जिसको बोला जाता है, वहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो 5 मार्क्स आप बिल्कुल रेडी करके चलें इसके कि कहीं से हमारे 5 मार्क्स कट नहीं होना चाहिए। कंडीशनल क्वेश्चन तो हम हर दिन के सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन, यदि हम 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो 4 क्वेश्चन हमारे कंडीशन के ऊपर होते हैं, बाकी 1 से 2 हमेशा फिक्स है। 2 हम जीन पियाजे के लेकर चलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन वाइगोत्स्की, लॉरेंस, कोहेलबर्ग, आसुबेल वगैरह के आ सकते हैं। ओके और 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा संवेग है, संज्ञान है, वहाँ से बन जाते हैं। तो हर एक टॉपिक A to Z सारे टॉपिक की प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं। आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर वाइज नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। और यदि आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू लर्नर्स हैं, पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, तो आप लोग हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सारी डिटेल वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके चलिए वापस इस सेशन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। सृजनात्मक जो विद्यार्थी होते हैं, गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्पीड, जिनका IQ लेवल काफ़ी अच्छा होता है, क्रिएटिव बच्चों का नॉर्मल बच्चों से 120 अबोव इनका IQ लेवल होता है। तो इस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जा सकता है। विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करके, अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिक्षेपियों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो हतोत्साहित करना मतलब कि उसको एक डीमोटिवेट करना। तो डीमोटिवेट करने वाली चीज़ तो कहीं से कहीं तक आती ही नहीं है। तो आप पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन वैसे ही कट कर दो, अनेक परिक्षेपियों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, या फिर ये वाला कट गया और एक और बचा हुआ है इसमें, B और D बचा हुआ है, यानी कि अब सारी चिंतन के ऊपर बल देकर। और एक और ऑप्शन D हमारे पास है, अनेक परिक्षेपियों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देना। तो हमने 2 तो काट दिए कि हतोत्साहित करने वाली चीज़ गलत हो जाएगी, तो 1 और C तो कट गए, A और C हमारे कट गए। अब बच्चा है B और D, बच्चा है सृजनात्मक। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या लग रहा है, क्योंकि एक ही हमको सिलेक्ट करना है, राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर D, अनेक परिक्षेपियों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। उसकी जो भी थिंकिंग है, उसकी जो भी थॉट प्रोसेस है, हम लोग उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, और उसके जो भी विचार हैं उनको महत्व देकर हम इस प्रकार के जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनको एक प्रोत्साहित करने का कार्य कर सकते हैं। अब ये अपसारी चिंतन यानी कि ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला है, ये क्यों नहीं हुआ, तो इस प्रकार की थिंकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं, जहाँ पर बच्चे जो होते हैं काफ़ी क्रिएटिव ही होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, कि उनकी थिंकिंग किस तरीके की हो, अपसारी हो, डाइवर्जेंट हो, ताकि वो अपने विचार, अपने जो भी थॉट प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा पाए, उसको अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए। लाइक उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या रखी गई है, तो वो उसका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है, तो इस प्रकार की थिंकिंग को हम लोग अपसारी चिंतन या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। अब ये अभिसारी चिंतन क्या होता है, ये भी आप पढ़ लो। अभिसारी चिंतन जो होता है, एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये चीज़ भी है कि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एक ही बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे, जो चीज़ आपको सबसे बेस्ट लग रही है कि हाँ, इस प्रकार के बच्चों में जो सृजनात्मक क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हो, कैसे प्रोत्साहित कर सकते हो। तो अनेक प्रकार के जो उनके जो थॉट प्रोसेस है उसको आप प्रोत्साहित करो, ताकि उनके जो मूल विचार हैं, जैसा वो सोचते हैं, उनकी जो थिंकिंग है, आप उनको महत्व देकर इसका उत्साहवर्धन या फिर उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष रखता है। कौन सा कारक है, विषय वस्तु तथा वस्तु के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रकृति सच्चा सरोकार रखना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हैं तो परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हैं तो पुरस्कार बढ़ाना, या फिर निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। अब हम कौन सा प्रोसेस यहाँ पर अपना सकते हैं, राइट आंसर यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बच्चों के लिए टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज करना गलत हो जाएगा, पुरस्कार एक भौतिक प्रवृत्ति बनाना वो चीज़ भी गलत हो जाएगा, और व्याख्यान विधि को अपनाना, लेक्चर प्रोसेस को अपनाना निर्देश के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो चीज़ भी गलत लग रही है। सार्थक अधिगम, एक इफेक्टिव लर्निंग यदि हम लोग करवाना चाहते हैं तो उन्हें अधिगम से पहले हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे अपने घटनाओं के बारे में सहानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहानुभूति सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है और इसको बनाने के लिए टीचर क्या कर सकता है? बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप कर रहे हैं। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, या फिर बच्चों के जो विचार एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो सहानुभूत थॉट प्रोसेस होती है बच्चों की, जैसे कि बच्चे ने कोई भी एक विचार हो गया, उसके बारे में कुछ ऐसी थिंकिंग आ रही है जो उन्हें उस मार्ग से भटका रही है, मतलब कुछ गलत सोच रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, कोई नेगेटिव डायरेक्शन में वो लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हो? आप उन्हें संवाद के द्वारा यानी कि उनसे डिस्कशन करके, बातचीत करके बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए कि आखिर वो ऐसा सोच रहे हैं, तो उनके पास कोई एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। मतलब हम उनके साथ डिस्कस करके उनकी जो भी थॉट प्रोसेस है उसको वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, मतलब जो भी नेगेटिव थिंकिंग उनके माइंड में आ रही है या जो भी गलत सोच या फिर गलत इंस्ट्रक्शन उनको मिले हुए हैं उनको हम लोग वहाँ से हटा सकते हैं। तो सहानुभूत भावना को हटाना कैसे किया जा सकता है? संवाद के द्वारा, उनसे बातचीत करके ही हम उनको हटा सकते हैं। उनको डांटना इस चीज़ के लिए वो चीज़ गलत हो जाएगी। बच्चों से इस बात पर विचारों को खारिज कर देना कि तुम गलत हो, ये चीज़ भी एकदम से बोलना गलत होगी। सिर्फ उनको अनदेखा कर देना, ये चीज़ भी गलत है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, या फिर संवाद और चर्चा। तो कौन सी एक अच्छी विधि नहीं है, ये चीज़ आपसे बोली गई है। तो अच्छी विधि कौन सी नहीं लग रही है आपको इसमें से? ये दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना थोड़ा सही नहीं लग रहा है कि दोहराए, वो रिपीट करे। इसके बजाय अगर ये लिखता कि समझने पर ध्यान केंद्रित करना, तो वो चीज़ यहाँ पर सही हो सकती थी। लेकिन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दोहराना, रटना, कंठस्थीकरण करना, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ये टीचिंग के कोई इफेक्टिव मेथड नहीं है। अंतर्दृष्टि, सूझ के द्वारा उनको प्रोत्साहित करना, प्रयोग और पर्यवेक्षण प्रयोगशाला विधि हो सकती है। वाद विवाद, संवाद करके भी हम बच्चों की थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव किया जाना चाहिए? उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें डांटना, या फिर वो क्यों अरुचि दिखा रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करना। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बच्चे क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वो रीज़न हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्तिगत रूप से हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। गृह कार्य का वर्कशीट देना, ये सब टीचर को अलाउ नहीं होता है। डांटना, पीटना, कक्षा से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। कौन सी चीज़ यहाँ पर ज्ञान की संरचना के लिए आवश्यक हो सकती है? यंत्रवत याद रखना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, या फिर दंड। याद करिए कल के सेशन में हमने जो उपागम पढ़े थे, टीचिंग मॉडल पढ़े थे, शिक्षण उपागम पढ़े थे, उसमें हमने देखा था फर्स्ट जो था कि सबसे पहले विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो है उसे नई चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आसुबेल की थ्योरी भी कल के सेशन में अपन ने देखी थी कि आसुबेल जो है उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया था कि बच्चे के पास पहले से कुछ पूर्व ज्ञान होना चाहिए। पूर्व ज्ञान होगा तभी वो नए ज्ञान को उससे इंटरलिंक करके कनेक्ट कर पाएगा, जो कि व्यवहारवादियों ने नहीं बोला था अपनी थ्योरी में। इसलिए व्यवहारवादी और आसुबेल की थ्योरी मैच नहीं करती एक दूसरे से। और आसुबेल ने कौन कौन से तरीके बताए थे? 2 तरीके बताए थे कि हम बच्चों के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से इंटरलिंक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहला तरीका प्रदर्शनी वगैरह का आयोजन करवा सकते हैं छोटे छोटे, ताकि बच्चे ज्ञान को अच्छे से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और एक और था कि हम लोग कुछ ऐसे ट्रेनर्स रख सकते हैं जो बच्चों के साथ डिस्कशन करके, उनके साथ विचार विमर्श करके उनके ज्ञान को बढ़ाने में, उनकी थॉट प्रोसेस को बढ़ाने में मदद करें। ओके,
और एक चीज़ और है आशुबेल के बारे में, अभी मैं आपको इसमें इंक्लूड कर लेना आपके कल के नोट्स में, कि ये खोज विधि को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए इनका नाम इतना फेमस नहीं हुआ। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो सब मानते हैं कि खोज विधि जो है, अन्वेषण विधि जो है, किसी भी सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। बच्चा जो है खोज विधि के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। लेकिन इन्होंने बोला था कि आप हर जगह खोज विधि अप्लाई नहीं कर सकते हो। मान लो कि आपने बच्चे को खुद से करने को बोल दिया, क्योंकि खोज विधि और प्रयोगशाला विधि में एक ही मेन डिफरेंस होता है। प्रयोगशाला विधि में आपके पास सिलेक्टेड मटेरियल्स होते हैं, टीचर का आपको गाइडलाइन मिलता है, टीचर आपको गाइड करता है। जैसे हम लोग लैब में कोई भी कार्य कर रहे हैं, लाइक हमने कोई भी केमिकल उठा लिया, तो टीचर बोलेगा कि तुम इस केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते हो, ये हार्मफुल है, तुम्हें इससे खतरा है। ठीक है, टीचर का गाइडेंस हमको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। लेकिन खोज विधि में टीचर हमें गाइड नहीं करता है, हमें खुला छोड़ दिया जाता है कि आप जिस किसी भी तरीके से खोज करना चाहते हैं या जो भी नए ज्ञान की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, आप सेल्फ कर सकते हैं। ठीक है, तो खोज विधि में बच्चों के रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे मोस्टली वही चीज़ें करते हैं जो नहीं करने की होती है। तो खोज विधि को इसीलिए आशुबेल के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, और इसीलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं आशुबेल की जो थ्योरी है इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये आप कल के सेशन वाला जो था उसके अंदर ऐड कर लेना। ओके, और नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस सेशन को भी जाकर देखें। कल कुछ नए टाइप के ही क्वेश्चन किए थे, जहाँ पर हमने मैक्सिमम क्वेश्चन नए नए जो साइकोलॉजिस्ट है उनके ऊपर किए थे। सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन टीचिंग मॉडल यानी कि जो शिक्षण उपागम थे उसके ऊपर थे। ठीक है, तो कोई भी सेशन हमको मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, हर दिन हम कुछ नया ट्राई करते हैं। किसी दिन हम कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड ट्राई करते हैं, किसी दिन हम पूरा जो पैडागोजी है पूरा वही उठा लेते हैं। इस तरीके से मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, तो सारे सेशन अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब विद्यार्थी पुरस्कार, अभी तक अपन 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन और संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बेज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है, ये चीज़ आपको बतानी है। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता पर ध्यान केंद्रित करना, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना और पुरस्कार के बिना उस गतिविधि में लगे रहना। अब बच्चा जो है थोड़ा भौतिकवादी प्रवृत्ति का हो गया। आप ऐसा मान लो कि जब तक उसे अवार्ड मिलता रहेगा, जब तक उसे सम्मान, जब तक उसे रिवॉर्ड मिलता रहेगा, तब तक वो कार्य करेगा। जैसे ही वो चीज़ मिलना बंद हुई, बच्चा कार्य करना या फिर पढ़ाई करना या फिर लर्निंग करना बंद कर देगा। तो उसकी थॉट प्रोसेस, उसके सोचने का तरीका कैसा हो गया है, उसके सोचने का तरीका कुछ ऐसा हो गया है कि वो भौतिक जो अभिवृत्ति है उसका विकास उसके अंदर हो चुका है। मतलब कि कुछ एक भौतिक ऐसी फिजिकल चीज़ होगी जिसके लिए वो कार्य कर रहा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। सारे स्टेटमेंट हमारे जो क्वेश्चन है उसके अपोजिट बता रहे हैं, क्योंकि अन्य लोगों को खुश करने की बजाय, जबकि वो तो खुद को या फिर अन्य लोगों को खुश करने के लिए अवार्ड की लालच में कार्य कर रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। समझने के लिए अधिगम से आनंद की प्राप्ति हो रही है, नहीं, उसे तो आनंद की प्राप्ति तब मिलेगी जब उसे अवार्ड मिलेगा, जब उसे सम्मान मिलेगा। पुरस्कार के बिना, यहाँ तो डायरेक्टली कहा जा रहा है कि बच्चा पुरस्कार के लिए ही कार्य कर रहा है, इसलिए ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संज्ञान और संवेग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है। तो दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। तो संज्ञान व संवेग एक द्विदिशीय प्रक्रिया है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, और दोनों के बीच में एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती रहती है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। एक दूसरे से स्वतंत्र होना मतलब दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल संबंध नहीं है। मतलब कि हमारे जो संवेग, हमारे जो इमोशंस है, उनका हमारे सूझ समझने की जो प्रोसेस है, हमारा जो कॉग्निशन है, हमारा जो संज्ञान है, उससे कोई भी संबंध नहीं होता है। ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बट एक दिशी दिया है, ये द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। आपके सोचने समझने की प्रोसेस आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को अफेक्ट करेगी, आपके संवेगों को अफेक्ट करेगी, और आपके जो संवेग है सेम एज इट इज आपके संज्ञान को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आज मेरा मूड पढ़ने का नहीं है, तो उस दिन आप कितना ही पढ़ लो, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आपके संवेग ने आपके संज्ञान को प्रभावित किया। इसी तरीके से आपके संज्ञान आपके संवेग को प्रभावित करते हैं। मान लो कि
आज आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, कुछ नया कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल थके हुए हैं, आप बिल्कुल खुद को ऐसा फीलिंग कर रहे हैं जैसे कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आज आपका मूड ठीक नहीं है, तो आपके संज्ञान आपके संवेग की वजह से वापस से प्रभावित हो गए। ठीक है, आपके संज्ञान ने आपके संवेग को प्रभावित कर दिया। तो ये एक द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है और दोनों के बीच में हमेशा गतिशील पारस्परिक क्रियाएं चलती रहती है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? विद्यार्थी की अभिरुचि यानी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या फिर विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। तो कौन से कारक हैं जो अधिगम को यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं? तो देखो, यहाँ पर विद्यार्थी की अभिरुचि ज़रूर करती है, बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं, ये चीज़ अफेक्ट होती है। बच्चों का जो सांवेगिक स्वास्थ्य है, बच्चा कहीं खुद को कमज़ोर, खुद को वीक फील कर रहा हो, उसका मूड स्विंगिंग हो रही है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, ये चीज़ भी कर सकती है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, हम किस टीचिंग मेथड का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चों को वो सूटेबल है, क्या लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि बच्चों के लिए सूटेबल होती है, छोटे बच्चों के लिए, क्या छोटे बच्चों के लिए हम प्रयोगशाला विधि लगा सकते हैं। तो मेथड्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है, कौन सी अप्रोच हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, उसके सोचने का तरीका, वो किस तरीके से सोचता है, किस कैटेगरी से है, ये चीज़ें भी सारी अधिगम की प्रोसेस को प्रभावित करती है। सो राइट आंसर यहाँ पर चारों है, मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ज्ञान को हम सार्थक संरचना कैसे दे सकते हैं? उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध करके, लगातार सामाजिक पारस्परिक क्रिया करके, तीसरा है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, ऑप्शन 4 है पुरस्कार व दंड। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान की सार्थक संरचना प्रक्रिया बना रहे हैं। याद करिए, रिकॉल करिए जीन पियाजे की थ्योरी को। उन्होंने क्या बोला था, बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, वही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा हम ज्ञान की सार्थक संरचना का निर्माण कर सकते हैं, मतलब हम ज्ञान को एक नए वे में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरीके से परिवेश के द्वारा भिन्न निर्धारित किए जाते हैं। सेकेंड इज दैट यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होता है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। या फिर यह कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना आवश्यक है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा क्या है? एक तरीके से ये सामाजिक संरचना है जो कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक प्रकार की सामाजिक संरचना इसको कंसीडर किया गया है। बहुत सारे ऑप्शन में हम लोग डायरेक्टली यही देखते हैं कि एक सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर होती है जो कि बना दी गई है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों के द्वारा घटित होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। या फिर बच्चे जो है तार्किक एवं मूर्त रूप में सोचना यहाँ पर प्रारंभ कर देते हैं। मध्य बाल्यावस्था की यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जीन पियाजे की थोड़ी सी मदद ले सकते हैं, जो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। कौन सी स्टेजेस बताई थी? सबसे पहले जो उन्होंने बताया था हमारा कि जो स्टेज होती है सबसे पहली कौन सी होती है, संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 तक चलती है। यहाँ पर बच्चे की बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तीसरी हमारी आती है तार्किक, है ना, तार्किक वाली आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 6 से 12 वर्ष तक चलती है। 7 से 12 आप मान सकते हैं। 12 से आगे हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलती है, जहाँ पर किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हमारा क्या चीज़ बच्चे की स्टार्ट हो जाएगी मध्य बाल्यावस्था में, मतलब कि 10 वर्ष के आसपास कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाती है? बच्चे जो है तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर जो मूर्त चिंतन की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, किशोरावस्था से कौन सी स्टार्ट हो जाती है? तो अमूर्त चिंतन की अवस्थाएं उनकी स्टार्ट हो जाती है। और शैशव अवस्था में बच्चे शारीरिक क्रिया या फिर गामक अधिगम के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट करके बताएंगे और इसके पीछे रीज़न क्या है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो और एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। 6 से 8 ग्रेड मतलब कक्षा 6ठी से 8वीं तक को टीचर पढ़ा रहा है तो वो टीचर किस तरीके का उपयोग करके उस संज्ञानात्मक विकास से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो कर सकता है। पियाजे की थ्योरी का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। ये आपका होमवर्क हो गया। कमेंट विथ रीज़न, पीछे का कारण क्या है, सिर्फ ABCD नहीं लिखना है। यदि आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो आप उसके पीछे का रीज़न भी लिखेंगे, नहीं तो एटलीस्ट आपको ABCD में से आंसर क्या होगा वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 9 PM आपका इंग्लिश पेडागोजी का सेशन रहेगा, वो आप अटेंड करिएगा। और कल मॉर्निंग आपका वापस से एक स्पेशल सेशन है, वो किस पर बेस्ड होगा, कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी जो टैब है वहाँ पर जाकर आप चेक कर लेना। ठीक है, एक स्पेशल क्लास रखी गई है आपकी कल के दिवस में। ओके, थैंक यू वेरी मच।